प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर सुमित्रा मीणा। मैं आपको आज डाइजेशन के बारे में स्टडी करवाऊंगी। डाइजेशन, फीडिंग एंड डाइजेशन। फीडिंग हम क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, उसके पीछे भी कई उद्देश्य हैं। बॉडी की जो एक्टिविटीज़ होती हैं, उन एक्टिविटीज़ को कंप्लीट करने के लिए हमें एनर्जी की आवश्यकता होती है और ये एनर्जी हमें भोजन से प्राप्त होती हैं। ये एनर्जी मुख्य रूप से 3 कामों के लिए आवश्यक होती हैं, जैसे मसल कॉन्ट्रैक्शन और अदर बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ के लिए हमें एनर्जी की आवश्यकता होती हैं। बॉडी की हीट को मेंटेन करने के लिए हमें एनर्जी की आवश्यकता होती है, अर्थात मेंटेनेंस ऑफ बॉडी हीट जो है उसके लिए हमें एनर्जी की आवश्यकता होती है। और जो डैमेज्ड टिश्यू हैं उनको रिपेयरिंग करने के लिए हमें एनर्जी की आवश्यकता होती है और ग्रोथ के लिए। अर्थात हम मोटे तौर पे देखें तो हमें एनर्जी 3 कारणों के लिए आवश्यक होती हैं: मसल कॉन्ट्रैक्शन और अदर एक्टिविटीज़, मेंटेनेंस ऑफ बॉडी हीट और वॉन्ड टिश्यू एंड ग्रोथ के लिए जो है हमें एनर्जी की आवश्यकता होती है। ये एनर्जी हमें भोजन से प्राप्त होती हैं, फूड से प्राप्त होती हैं। फूड कैसे और किस विधि से प्राप्त किया जाता है, ये अलग अलग जीवों में अलग अलग विधियों से प्राप्त किया जाता है और अलग अलग जीवों के लिए भोजन जो है वो भी डिफरेंट होता है। जैसे भोजन किस तरीके से प्राप्त किया जा रहा है वो भी एनिमल्स को कैटेगराइज करता है। भोजन प्राप्ति के आधार पे एनिमल्स को हम 3 कैटेगरीज में रख सकते हैं। वो 3 कैटेगरीज हैं: कीमोट्रॉफ्स, ऑटोट्रॉफ्स और हेटेरोट्रॉफ्स। कीमोट्रॉफ्स में वे जीव आते हैं जो केमिकल रिएक्शन के द्वारा प्राप्त ऊर्जा का उपभोग करते हैं, जैसे नाइट्रोबैक्टीरिया और सल्फर बैक्टीरिया। सल्फर बैक्टीरिया हाइड्रोजन सल्फाइड को सल्फर में ऑक्सीडाइज्ड कर देते हैं। इसमें जो इस क्रिया के दौरान जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, उस ऊर्जा को वो अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ में काम में लेते हैं। इसी प्रकार नाइट्रोबैक्टीरिया अमोनिया को नाइट्रोजन में ऑक्सीडाइज्ड कर देते हैं और इस प्रक्रिया के दौरान जो एनर्जी उत्पन्न होती है वो एनर्जी अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ को कंप्लीट करने के लिए काम में लेते हैं। ऑटोट्रॉफ्स वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, किसी अदर सोर्स पे डिपेंडेंट नहीं होते हैं, जैसे ग्रीन प्लांट्स और कुछ बैक्टीरिया, एल्गी वगैरह। जिन जीवों के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है वे जीव सूर्य के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इनको हम ऑटोट्रॉफ्स या स्वयं पोषी जीव कहते हैं। जैसे यूग्लिना में भी क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, तो यूग्लिना 2 विधि से पोषण प्राप्त करता है। एक तो ऑटोट्रॉफ्स के रूप में स्वयं भोजन का संश्लेषण करता है क्योंकि उसमें क्लोरोफिल है इसलिए, और एक सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन मृत कार्बनिक पदार्थों के अपघटन से जो है वो अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करता है। तो ऑटोट्रॉफ्स वो जीव जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं वो ऑटोट्रॉफ्स में आते हैं। हेटेरोट्रॉफ्स में हर्बीवोरस जीव, कार्निवोरस जीव, ओमनिवोरस जीव, अर्थात वे जीव जो अपने पोषण के लिए दूसरे जीवों पर या पौधों पर आधारित होते हैं, वो हेटेरोट्रॉफ्स कहलाते हैं। ये हेटेरोट्रॉफ्स कई प्रकार से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। जो जीव ग्रीन प्लांट्स के ऊपर अपना भोजन
के लिए निर्भर रहते हैं या अपना भोजन हरे पादपों से प्राप्त करते हैं, उनको हम हर्बीवोर्स जीव कहते हैं। वे जीव जो अपने पोषण के लिए प्राइमरी प्रोड्यूसर्स पे डिपेंडेंट नहीं होके सेकेंडरी कंज्यूमर्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। जैसे पौधों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होके ये उन जीवों के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं भोजन के लिए जो पौधों पर डिपेंडेंट थे। जैसे खरगोश हर्बीवोरस प्राणी है। ये अपने भोजन के लिए हरे पादपों पे डिपेंडेंट है। लेकिन कार्निवोरस जीव जैसे शेर है, टाइगर है, ये अपना भोजन खरगोश के ऊपर निर्भर रहते हैं। तो ऐसे जीवों को हम कार्निवोरस कहते हैं, जिनको हम मांसाहारी जीव भी कहते हैं। तीसरी श्रेणी के जीव ओमनिवोरस जीव कहलाते हैं। ओमनिवोरस जीव वे जीव हैं, वे एनिमल्स हैं जो अपना भोजन हर्बीवोरस टाइप से और कार्निवोरस टाइप दोनों तरीकों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अर्थात शाकाहारी भी होते हैं ये और मांसाहारी भी होते हैं। शाकाहारी और मांसाहारी दोनों तरीकों से अपना भोजन ये प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए इन जीवों को हम ओमनिवोरस जीव कहते हैं। जैसे ह्यूमन बींग्स, मानव जो है वो पेड़ पौधों से भी अपना पोषण प्राप्त करते हैं और मांसाहारी जैसे मछली, अंडा, मीट वगैरह से भी अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो ये तो हुआ भोजन प्राप्त करने के तरीकों के आधार पे किस तरह से हम जीवों को कैटेगराइज कर सकते हैं। अब हम डाइट पे आते हैं। पाचन से पहले हम डाइट पे आते हैं कि डाइट के अंदर क्या चीज़ें होना आवश्यक हैं। तो डाइट में 3 कंपाउंड्स जो है, 3 प्रकार के कंपाउंड्स होना ज़रूरी हैं। फर्स्ट है कार्बोहाइड्रेट्स, सेकंड प्रोटीन और फैट। इनके अलावा वाटर और मिनरल्स, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो है जिनमें विटामिन्स वगैरह भी आते हैं, ये भी हमारे भोजन में आवश्यक होना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट्स प्रतिदिन हमें 50 से 100 ग्राम कार्बोहाइड्रेट जो है वो औसतन आवश्यक होता है। एनर्जी के ये फर्स्ट सोर्स हैं। कार्बोहाइड्रेट से ही हमें डायरेक्ट एनर्जी जो है मिलती हैं। जैसे ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है। ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल के ऑक्सीडेशन से 38 एटीपी मॉलिक्यूल जो है हमें ग्रॉस मिलते हैं। हम प्रोटीन लेते हैं। प्रोटीन हमारे भोजन के अंदर होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं। हमारे जो मसल्स या टिश्यूज़ जो डैमेज होते हैं उनके लिए और ग्रोथ के लिए प्रोटीन जो है बहुत ही आवश्यक हैं। फैट रिजर्व फूड के रूप में हमारे भोजन में होना बहुत आवश्यक है। अब हमने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट की बात की है, तो कार्बोहाइड्रेट में भी जैसे ग्लूकोज जो है प्राइमरी सोर्स के रूप में है। डाइसेकेराइड्स हैं जैसे सुक्रोज है, माल्टोज है, चुकंदर है, ये डाइसेकेराइड्स के रूप में जो है काम में लिए जाते हैं। और पॉलीसेकेराइड्स में स्टार्च है, सेलुलोज है, ये पॉलीसेकेराइड्स के रूप में काम में लिए जाते हैं। फैट भी 2 कैटेगरी में हम रख सकते हैं, एनिमल फैट और वेजिटेबल फैट। एनिमल फैट में मिल्क है, पनीर है, मक्खन है, मीट है, ये सारे एनिमल फैट के अंदर आते हैं। वेजिटेबल फैट में ऑयल्स आते हैं, जैसे मूंगफली का तेल है, तिल का तेल है, सूरजमुखी है, ये सारे जो है फैट वेजिटेबल फैट में आते हैं। बादाम का तेल है, जितने भी ऑयल्स है वेजिटेबल ऑयल्स, ये सारे वेजिटेबल फैट के अंतर्गत आते हैं। पानी हमारे न्यूट्रिशन के साथ साथ भोज्य पदार्थों के साथ साथ ये भी बहुत आवश्यक है। प्रतिदिन एक व्यक्ति को कम से कम 2 लीटर पानी जो है उसकी आवश्यकता होती है। और ये पानी हमारे
बॉडी के अंदर एक सॉल्वेंट का काम भी करता है और टेम्परेचर नियमन का भी काम करता है, जिसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये तो हुई बात विद्यार्थियों की किस तरह से हमें भोजन और भोज्य पदार्थों की आवश्यकता होती है, किन किन भोज्य पदार्थों की आवश्यकता होती हैं और कैसा भोजन हमें चाहिए जिसमें सभी चीज़ें होनी चाहिए, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, मिनरल्स, विटामिन्स और वाटर। अब हम इनके डाइजेशन के ऊपर चलते हैं कि किस तरह से इनका डाइजेशन होता है। तो भोजन का डाइजेशन की बात हम करते हैं तो डाइजेशन में हम मैकेनिकल और केमिकल दो तरह का डाइजेशन होता है। मैकेनिकल डाइजेशन में यांत्रिक डाइजेशन जिसको हम कहते हैं, जैसे मैस्टिकेशन है, भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है, किसी तरह की केमिकल रिएक्शन उनमें नहीं होती हैं, जो कि माउथ में होता है। जैसे मैस्टिकेशन ऑफ फूड को हम माउथ में लेते हैं, कुतरते हैं और मोलार्स और प्रीमोलार्स के द्वारा उसको छोटे छोटे पीसेस के अंदर तोड़ देते हैं। तो ये हुआ भोजन का मैकेनिकल डाइजेशन। लेकिन माउथ में ही केमिकल डाइजेशन भी स्टार्ट हो जाता है। माउथ में सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं। इन सलाइवरी ग्लैंड्स के द्वारा सलाइवा का सिक्रेशन होता है और इस सलाइवा में दो एंजाइम्स मुख्य रूप से होते हैं, लाइसोजाइम और एमाइलेज। लाइसोजाइम फूड में उपस्थित बैक्टीरिया जो होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करता है, उनकी सेल वाल को ब्रेक करके उनको नष्ट कर देता है। जबकि एमाइलेज जो है वो केमिकल डाइजेशन शुरू करता है और एमाइलेज जो है वो माउथ में डाइजेशन स्टार्ट कर देता है और स्टार्च को माल्टोज शर्करा के अंदर परिवर्तित कर देता है। अर्थात हमारे फूड के अंदर जो स्टार्च है वो लारी एमाइलेज के द्वारा माल्टोज के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है। लार डाइजेशन के अलावा और भी अनेक कार्य करती हैं, जैसे भोजन का लुब्रिकेशन करती हैं, माउथ की जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती हैं उसको प्रोटेक्ट करती हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन को मॉइस्ट बनाए रखती हैं और कुछ इरिटेंट्स और एसिडिक मीडियम या एल्कलाइन मीडियम यदि हमारी बकल कैविटी में फूड के माध्यम से जाता है तो उसको डाइल्यूट करके हमारी माउथ की जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है उसको प्रोटेक्ट करता है। टेस्ट डेवलपमेंट के लिए भी लार का काम करता है। लार जब फूड के अंदर मिक्स होती हैं मेस्टिकेशन के द्वारा तो उसके बाद ही हमें भोजन के टेस्ट का पता चलता है। एंटीबैक्टीरियल एक्शन है इसका, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि लार के अंदर एमाइलेज के अलावा लाइसोजाइम एंजाइम होता है जो बैक्टीरियल सेल वाल को तोड़कर बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर देता है। इसके अलावा बोलस का निर्माण भी जो है उसमें भी लार का इम्पोर्टेंट रोल होता है। फूड को मैस्टिकेट करते हैं, मैस्टिकेशन के दौरान जो है बोलस बन जाते हैं और उन बोलस को स्वेलिंग कर सकते हैं। हम किस तरह से हम उसको निगल सकते हैं। यदि भोजन में लार नहीं हो तो हमने जो फूड मैस्टिकेट किया है उसको हम निगलना हमारे लिए मुश्किल होता है। भोजन को जब हम निगलते हैं तो निगलने के दौरान एपिग्लॉटिस जो है ऊपर उठकर रेस्पिरेटरी अपर्चर्स जो होते हैं उनको क्लोज कर देते हैं और फूड इसोफेगस में चला जाता है। इसोफेगस में किसी तरह का डाइजेशन नहीं होता है और नेक्स्ट डाइजेशन जो है वो स्टमक में होता है। इसके ऊपर अपन कल डिस्कस करेंगे।